यस डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर कर सकते हैं, दो सेल्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्टमीटर से भी मेजर कर लेते थे, तो फिर पोटेंशियोमीटर का ऐसा क्या विशेष है? तो पोटेंशियोमीटर की विशेष बात ये है कि ये वोल्टमीटर के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। किसी सेल का ईएमएफ अगर मेजर करना है तो वोल्टमीटर से किसी सेल का ईएमएफ एक्यूरेटली मेजर होना मुश्किल है, लेकिन पोटेंशियोमीटर से बिल्कुल एक्यूरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता वोल्टमीटर से एक्यूरेट, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में एक बार जान लेते हैं। इससे पहले भी एक मीटर हमने पढ़ा था जिसका नाम था मीटर ब्रिज। उसमें 1 मीटर लेंथ का वायर होता था, लेकिन मीटर ब्रिज से हम क्या करते थे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते थे। लेकिन पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो एक मेजर डिफरेंस तो ये रहा। दूसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से भी, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें मीटर ब्रिज की तरह 1 मीटर लेंथ का नहीं, 1 मीटर से ज़्यादा लेंथ का वायर होता है। तो इसमें पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ जो हम पढ़ेंगे वो होगा, एक तो इसका कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से मीटर ब्रिज में भी हमने पढ़ा था। 1 मीटर लेंथ का वायर होता था, एल शेप में 2 स्ट्रिप्स होती थी दोनों साइड, एक स्ट्रिप बीच में होती थी, गैप होता था दोनों तरफ, एक गैप में नॉन रेजिस्टेंस, दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते थे, वगैरह वगैरह। उसी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इसके कंस्ट्रक्शन में फिर उसके बाद इसका पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें एक टर्म आएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर इसमें आएगी इसकी सेंसिटिविटी, और सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। तो एक बार कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, फिर इसके प्रिंसिपल पे आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में होता क्या है इसमें कि 1-1 मीटर के वायर होते हैं जो एक लकड़ी के बोर्ड पे सीरीज में जुड़े होते हैं। मीटर ब्रिज में केवल एक सिंगल वायर था 1 मीटर का, यहाँ पे 1 मीटर के 1 से ज़्यादा वायर होंगे, उसकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा ज़रूर होगी। लैब्स वगैरह में जो पोटेंशियोमीटर होते हैं उनमें वायर 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होती है। तो जो 1-1 मीटर के वायर हैं, इनको एंड्स पे दोनों तरफ हम एक मेटल की कंडक्टिंग बॉडी की, या जैसे कॉपर वगैरह हुए, तो एक स्ट्रिप से जोड़ देते हैं इधर यहाँ पे। तो इस तरह से वायर सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये भी वायर उसी तरह से कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ही होगा, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। इसमें क्या होता है कि पहले हम एक बैटरी से विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम रियोस्टेट कह सकते हैं, उसकी हेल्प से पहले इसमें एक करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो होगी तो इसके जो दोनों एंड हैं ए और बी, उनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। जिस तरह से मीटर ब्रिज में भी ऐसे ही हुआ था। टोटल जो लेंथ था, जो वायर था AC, इसमें हमने सेल जोड़ के पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश किया था। सेम केस यहाँ पे है, जो वायर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो इस्टेब्लिश करेंगे ही। उसके बाद जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है उसको इस पॉइंट A और गैल्वेनोमीटर जो हम जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ जोकी हम कनेक्ट करेंगे, उस जोकी को इस वायर पे कहीं भी टच करा के, स्लाइड करा के, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे इस तरह से। जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना था, उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक टर्मिनल यहाँ पे जोड़ा जाएगा A पे, और दूसरे टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जोकी से कनेक्ट करके इस पे कहीं ना कहीं टच करा के स्लाइड कराएंगे,
और जहाँ गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा वहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की स्थिति में आ जाएंगे। उस टाइम पे हम इस वायर की लेंथ ए से और जहाँ पे जो की टच है वहाँ तक की लेंथ मेजर करेंगे। तो ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे इसकी रीडिंग आई है उसके लिए यहाँ पे एक हमारा स्केल लगा हुआ होता है, मीटर स्केल लगा हुआ होता है। जो भी रीडिंग होती है तुरंत पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक बड़े ध्यान करने की बात ये है कि अगर फर्स्ट वायर पे रीडिंग आती है तो 0 यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 पढ़ लेंगे। मान लीजिए 10 पे आई है रीडिंग, यहाँ पे स्केल पूरा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड वायर पे रीडिंग आती है तो 100 के बाद फिर यहाँ से 1 2 3 पढ़ेंगे। नीचे वाले दोनों तरफ इस पर मार्किंग होती है, 0 से 100 उधर भी, 0 से 100 नीचे भी। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ तक पूरे हो गए, फिर 101, 102, 103 फिर यहाँ से पढ़ने शुरू करेंगे। कई बार गलती ये हो जाती है कि इसी की सीध में यहाँ पे रीडिंग पढ़ लेते हैं और मान लीजिए यहाँ पे 11 है तो 111 पढ़ लेते हैं रीडिंग को, वो गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। इसका डायग्राम जब ज़रूरत पड़ेगी मैं दोबारा बनाऊंगा। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियोमीटर जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो है ये कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that in a current carrying conductor potential drop increases with increase in length. यानी किसी कंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। कैसे भला? कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है। इस कंडक्टर का कुछ अपना रेजिस्टेंस है R और इसकी लेंथ है मान लीजिए L। तो हमने पढ़ रखा है कि इसके दोनों एंड्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इक्वल टू होना चाहिए I इंटू R। और किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू रो एल अपॉन A। ये पहले पढ़ चुके हैं हम। तो अगर R की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ तो V इक्वल टू I रो एल अपॉन A। और इस कंडक्टर की अगर मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान के चलूँ, शुरू से लास्ट तक इसका क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो और इसमें करंट कांस्टेंट हो, और ये इसका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो किसी कंडक्टर की मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जब तक वो मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक उसका रो चेंज नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं तो तीनों को एक कांस्टेंट नाम दे देता हूँ के। और अगर प्रोपोर्शनलिटी में यूज करूँ तो के इस तरह से हम रख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी के रूप में। के तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू L। तो यानी किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसको एक्सपेरिमेंटली भी हम करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लेता हूँ V, इसका एक एंड मैं इस A पॉइंट पे जोड़ता हूँ और दूसरे एंड को मैं पहले यहाँ टच कराता हूँ और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करते हैं। मान लीजिए A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था टोटल वो 5 वोल्ट था। तो जब A से और यहाँ कोई पॉइंट C मान लेता हूँ, A और C के बीच इतनी लेंथ में लेता हूँ वायर की, तो इसकी जो रीडिंग आएगी हो सकता है वो 1 वोल्ट आ जाए।
अब अगर मैं यहाँ से वोल्टमीटर को आगे टच कराता हूँ, मेरी लेंथ इंक्रीज हो गई है, तो मेरी वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, हो सकता है वहाँ पे 2 वोल्ट आ जाए। जैसे जैसे ज़्यादा लेंथ पे मैं टच कराता जाऊँगा, मेरे वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ाते बढ़ाते मैं पूरा बी पे टच करा दूँगा तो मेरी वही 5 वोल्ट की रीडिंग वो दे देगा। तो एक्सपेरिमेंटली भी हम करके देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाती है, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाता है। यही प्रिंसिपल हम पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। तो अब आते हैं इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मैं जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से देखूं तो यहाँ जो K है मेरा, K इक्वल टू V/L, ये K ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियोमीटर में इसका फॉर्मूला अलग से निकाल लेंगे अभी, लेकिन रफ आइडिया ये ले लेते हैं, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो डेफिनेशन तो मैं यहाँ इसी फॉर्म में लिखूँगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट is defined as the potential drop per unit length in a conductor। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू V/L। L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो फिर यूनिट लेंथ में कितना होगा V/L। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसकी यूनिट पे विचार करें तो वोल्ट पर मीटर हो जानी चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पोटेंशियोमीटर के केस में। तो चलिए मैं इनको हटा देता हूँ और पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करके और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। पहले ये मान लीजिए हमारे पोटेंशियोमीटर के 4 वायर हमने कंसीडर किए, जिनको सीरीज में जोड़ा। पहले इनके ए और बी दोनों एंड्स के बीच कोई बैटरी कनेक्ट करके रियोस्टेट की हेल्प से इसमें करंट पास की, ताकि इसकी ए से बी तक की लेंथ में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाए। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस वी रहा और ए से बी तक की लेंथ L हुई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इस तरह से रफली आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ इतनी सिंपली इनकी वैल्यू नहीं, इनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो इसको लेके चलते हैं, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सेल का EMF था E। ये रेजिस्टेंस इस टाइम सर्किट में जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए स्मॉल r, क्योंकि जो करंट फ्लो होगी वो इतनी लेंथ में होगी। नीचे वाला रेजिस्टेंस वो सर्किट से बाहर है, इसमें तो करंट है ही नहीं, तो इतना रेजिस्टेंस सर्किट में ये है। और पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं L, और इस लेंथ का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल R। यानी लेट R इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर and L its length AB। पोटेंशियोमीटर वायर है हमारा A से B तक का, इसकी लेंथ हमने मान ली L और इसका रेजिस्टेंस मान लिया R। सर्किट को देखते हुए करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर क्या हुई, पोटेंशियोमीटर वायर I मस्ट भी होनी चाहिए टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। एक R रेजिस्टेंस ये और एक R रेजिस्टेंस कैपिटल R इस पोटेंशियोमीटर वायर का। तो इस सर्किट में करंट बह रही है I, जिसकी वैल्यू आती है ये। अब इस I करंट को मैं इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं कैपिटल R से, तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेरा आ जाएगा। Therefore
पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ए बी, V इक्वल टू आ जाना चाहिए I इंटू आर, आई की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ तो E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आया ई आर अपॉन आर प्लस आर। अब अगर इस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी आ गई पोटेंशियल ग्रेडियंट। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू होता है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप मेरा आ गया था ई आर अपॉन आर प्लस आर और एल से इसको कर दिया मैंने डिवाइड। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेरिवेशन कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है। अब चलते हैं कि पोटेंशियोमीटर को हम अप्लाई कैसे करते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने में, किसी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं इसकी हेल्प से, किन्हीं दो सेल्स का ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं। तो अब इसके एप्लीकेशंस एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, किसी सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे। सेकंड, दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो पहले किसी सेल का ईएमएफ देख लेते हैं। जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हम जोड़ेंगे ए पे और निगेटिव टर्मिनल को हम बैटरी के वो गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे टर्मिनल को हम कहीं भी टच करा के स्लाइड कराएंगे। जोकी का सिंबल मैं ये दे देता हूँ। स्लाइड कराते हुए कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन एक ऐसी आ जाएगी जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन देगा वहाँ तक की लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस ही इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो गया था और हम जानते हैं कि किसी वायर में पोटेंशियल ड्रॉप उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे जोकी को हम ज़्यादा लेंथ पे टच कराते जाएंगे इस लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। जहाँ ये पोटेंशियल ड्रॉप सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा वहीं गैल्वेनोमीटर में करंट हो जाएगी जीरो। जब तक इसकी लेंथ कम रहेगी यानी इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम रहेगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक तरफ को रहेगा। जैसे ही ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी यानी इसकी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों पोजीशन के बीच कहीं ना कहीं एक पोजीशन ऐसी मिलने वाली है जिस पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो कैसे हो जाएगी एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल थी 2 वोल्ट की, ये किसी सर्किट में मान लीजिए 2 ओम का ये रेजिस्टेंस था, तो सिंपली इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी 2/2 यानी 1 एम्पियर। अब ये बात करता हूँ कि अगर यहाँ ये पोटेंशियोमीटर वायर है ये वाला इसकी बात कर लेता हूँ। अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट का ही हो जाए और वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम एक दूसरी सेल के रूप में ऐसे लिख लें, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से पोटेंशियल जो है यहाँ से इधर की ओर घटता जा रहा है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल का हाई जो टर्मिनल है यानी सेल का पॉजिटिव हाई वोल्ट पे ये पॉइंट हो गया और इधर को पोटेंशियल ड्रॉप मेरा घटता जाएगा। अगर ये भी 2 वोल्ट की सेल हुई, जो मैं कह रहा था कि वायर की इस लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप इसके ईएमएफ के बराबर हो जाए, तो इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी इस वायर में भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए,
तो किरचॉफ्स लॉ अगर मैं लगाऊं इसमें तो क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं आई करंट मानता हूं तो इक्वल टू से पहले तो क्या होता है, आई और आर की प्रोडक्ट होती है आई इंटू टू, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है ईएमएफ का हम अलजेब्रिक सम लेते हैं। अब एक सेल से करंट आ रही है उसका ईएमएफ हम प्लस लेते हैं, दूसरे में करंट जा रही है अपोजिट है हमारी उसके ईएमएफ के, वो माइनस कर लेंगे तो आई की वैल्यू तो जीरो आ गई। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है कि अगर सेल का ईएमएफ इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है तो दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या दो पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट सेंस में हो जाते हैं और उस टाइम गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में करंट जीरो हो जाती है। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो डिफ्लेक्शन देता है। दूसरे तरीके से एक बार मैं समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए यहाँ पे हमने टच करा दिया और इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से कम रह गया। ये जो यहाँ पे जो दो सेल मैंने जोड़ी थी, ये दूसरी सेल जो है मान लीजिए 1 वोल्ट की थी, तो 1 वोल्ट की थी तो ये वाली सेल डोमिनेट करेगी, इसके कारण करंट बह जाएगी। यानी अब इस सेल की करंट बहेगी ऐसे होते हुए गैल्वेनोमीटर में को इस तरह से, और हो सकता है वो डिफ्लेक्शन ऐसे करंट जा रही है तो मान लेता हूँ डिफ्लेक्शन इस तरफ को दे दे। अगर मैं जॉकी को टच कराता हूँ यहाँ पे, ये इतनी लेंथ हो गई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल से ज़्यादा है, यानी ये वाली जो सेल मैं नीचे कह रहा था इस लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरी सेल से अगर मैं मान के चलूँ, ये अगर 4 वोल्ट की हो जाए तो अब ये सेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, अब इसके कारण करंट बहेगी ऐसे। तो यहाँ भी ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया है तो करंट अब इस सर्किट में बहेगी इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे होते हुए ये पाथ हो जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर की करंट की बात कर रहा हूँ, ये पाथ हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन हो गई पहले से अपोजिट, तो अब की बार डिफ्लेक्शन इधर को आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पोजीशन के बीच एक पोजीशन ऐसी आ सकती है जिसमें नेट करंट जीरो हो जाएगी, यानी दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे। एक पोटेंशियल डिफरेंस ये जिसे मैं ईएमएफ कह रहा हूँ और एक पोटेंशियल डिफरेंस ये वायर का। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये सर्किट कनेक्ट कर दिया मैंने और इस सेल का ईएमएफ मान लेते हैं E1, क्योंकि ई तो इसका मान रखा है हमने। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इन दोनों सेल में बड़ी सेल कौन सी होनी चाहिए, तो ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर ये छोटी है तो ही जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है जीरो, वो ए और बी के बीच कहीं ना कहीं हमारी आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं ए और बी के बीच 5 वोल्ट इस्टेब्लिश कर रखा है, ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, इस रेजिस्टेंस को मैं जीरो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये 5 वोल्ट की सेल है तो ए और बी के बीच पूरा 5 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा मुझे। अगर ये 5 से ज़्यादा वोल्ट की हुई तो इसके लिए इस लेंथ में तो काम चलेगा नहीं कि इस लेंथ में तो 5 वोल्ट ही आ सकता है। 5 से ज़्यादा वोल्ट तो बी से बाहर कहीं आएगा, और बी से बाहर मेजरमेंट कहाँ से लेंगे, इसलिए इस सेल को छोटा ही होना पड़ेगा ताकि रीडिंग ए और बी के बीच कहीं ना कहीं आ सके। ये सेल कभी भी बड़ी नहीं हो सकती इस वाली सेल से। तो अब मैं कह रहा था कि इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मान लेते हैं E1, और जिस पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आई वो J1 पोजीशन थी मान लीजिए, और A से J1 तक की डिस्टेंस थी हमारी L1, और इस पोटेंशियोमीटर वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट थी मान लीजिए K। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, या V इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में KL के। V की जगह हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट उसकी हमें पता होगी, और L1 लेंथ मेजर करते ही पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेल का EMF आ जाएगा। तो पहले EMF ऑफ ए सेल में सीधा कर देते हैं। इफ़ E1 is the EMF of a cell and zero deflection
length on potentiometer wire is L1, if K is potential gradient, then EMF हो जाना चाहिए हमारा E1 इक्वल टू KL1। सीधा सीधा सेल का EMF डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब ये जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, एक बार उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इक्वल टू E माइनस IR। जब गैल्वेनोमीटर जीरो रिफ्लेक्शन देता है तो करंट I जीरो हो जाती है। जब I जीरो हो जाती है तो V की वैल्यू क्या हुई, E के बराबर। यानी ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि ये सेल से करंट नहीं लेता जिसका EMF इसको मेजर करना है। सेल से करंट नहीं लेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होके आएगा वो EMF होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम किसी वोल्टमीटर को जोड़ दें, ये सेल का EMF E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये मैं वो वोल्टमीटर जोड़ रहा हूँ। वोल्टमीटर का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर मैं इस सर्किट में एक करंट फ्लो तो होगी, अब जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो अगर वो करंट हुई I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो जाएगी, और ये करंट इस रेजिस्टेंस में कोई भी पास होगी तो कुछ ना कुछ I इंटू R, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो IR प्लस IR, ये पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ना कुछ हो चुका होगा जो इस वोल्टमीटर के मेजरमेंट में नहीं आएगा। तो इसलिए वोल्टमीटर इस EMF की एक्यूरेट वैल्यू नहीं नाप पाएगा, उसमें से इस IR की वैल्यू तो कम हो ही गई होगी। अगर मैं कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लूँ, मान लीजिए ये 10 वोल्ट की सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम है, और ये वोल्टमीटर मान लीजिए 3 ओम का है, तो सर्किट में करंट क्या हुई, I इक्वल टू 10 अपॉन 3 प्लस 2 5, 2 एम्पियर। जब ये 2 एम्पियर इस इंटरनल रेजिस्टेंस में को पास होगी तो एक पोटेंशियल ड्रॉप तो 2 इंटू 2 यानी 4 वोल्ट तो यही हो जाएगा। तो वोल्टमीटर में जो आया पोटेंशियल ड्रॉप वो 10 में से 4 लेस हो गए 6 आया। जिस सेल का EMF 10 वोल्ट था, ये वोल्टमीटर तो उसका 6 मेजर कर रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस मैं बढ़ाता चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जितना ज़्यादा होता चला जाएगा ये EMF की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अच्छी नापता जाएगा, 10 के आसपास उतनी ही वैल्यू ज़्यादा आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही करंट कम होती जाएगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से करंट जितनी कम होगी उतनी ही V की वैल्यू E के आसपास आती जाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव ले लिया जाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, V इक्वल टू E मेजर कर लेगा ये। लेकिन दूसरा क्या है कि अगर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये डिफ्लेक्शन देगा ही कहाँ। तो इसलिए वोल्टमीटर को डिफ्लेक्शन देने के लिए करंट चाहिएगी ज़रूर, और अगर वोल्टमीटर करंट लेता है तो उसके मेजरमेंट में एरर आएगी भी ज़रूर। लेकिन ये ड्रॉबैक दूर हो जाती है अपनी पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर कोई करंट नहीं लेगा, तब V की वैल्यू प्रॉपर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में हमारी आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं दो सेल्स का EMF का कंपैरिजन। सेकेंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ एक सेल की बजाय दो सेल कंबाइन कनेक्ट कर लेते हैं। दूसरी सेल ये जोड़ ली मान लीजिए, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ने के लिए अब थोड़ा सा एक डबल की यूज करेंगे।
इस तरह से। ध्यान ये रहेगा कि दूसरी सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल हम ए पे ही जोड़ेंगे, और पूरे सर्किट में हम देख रहे हैं कि जितनी भी सेल हमने जोड़ी हैं सबके पॉजिटिव टर्मिनल ए पे ही आएंगे। निगेटिव टर्मिनल दोनों के बीच वाले पॉइंट से वही गैल्वेनोमीटर पे जाएगा। अब एक बार एक सेल की की लगा देंगे, एक को ओपन रखेंगे, जहाँ डिफ्लेक्शन आया L1 लेंथ पे वो पहले वाली सेल का हो जाएगा EMF इक्वल टू KL1। दूसरी बार फिर पहले वाली सेल को हटा देंगे और दूसरी सेल की जोड़ देंगे तो ये सेल सर्किट में आ जाएगी। अब की बार जो की को किसी दूसरी लेंथ पे जाके हमें और जीरो पोजीशन मिल जाएगी। मान लीजिए वो लेंथ L2 आई तो उसका EMF क्या हो जाएगा E2 इक्वल टू KL2। और अगर इन दोनों को हम डिवाइड करके लिख दें तो K से K कैंसिल होके दोनों सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। सेल का EMF मेजर करने की ज़रूरत नहीं रही, केवल कंपेयर करने को कहा गया था। तो जो लेंथ का रेशो आएगा वही रेशो इनके EMF का आ जाएगा। तो दो सेल का EMF कंपेयर करने का इजी मेथड है। यहाँ से बहुत आसानी से हम दो सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड आता है इसका कि दो सेल का किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करना है मुझे, तो एक बार मैं लिख देता हूँ थर्ड एप्लीकेशन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते थे। मान लीजिए ये कोई सेल है जिसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। तो अब की बार जो दो सेल के कंपैरिजन में दो सेल हमने जोड़ी थी उनमें एक सेल को हटा के और वहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे कोई भी, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे ले लेंगे हम, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो भी रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वही सर्किट में आ जाएगा। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पे लिखी होगी। तो वो रेजिस्टेंस को हम सिंबल देंगे कैपिटल R, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉल r है ये हमें निकालना है। तो सर्किट में बस इतना डिफरेंस करना है कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको चाहो तो रेजिस्टेंस बॉक्स को सीधा यहाँ भी जोड़ सकते हैं, एक ही बात है दोनों की। ऐसे जोड़ लीजिए या रेजिस्टेंस बॉक्स को एक बार यहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, सर्किट को मैंने जोड़ ही दिया है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। दो स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप, व्हेन की K1 इज क्लोज्ड, पहले इस की को हम कनेक्ट करते हैं, इसको ओपन रखते हैं। की K1 इज क्लोज्ड एंड K2 ओपन। पहले स्टेप में क्या करेंगे, सेल की को क्लोज करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स वाली की को ओपन रखेंगे और जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन हम पता करेंगे कहाँ पे आई। मान लीजिए जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन आ गई यहाँ पे, और इस लेंथ को हम मान लीजिए वैल्यू देते हैं L1, यहाँ से लेके और यहाँ तक। इफ़ जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज L1, तो इस लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो इस सेल का EMF होगा। तो देन EMF हो जाएगा सेल का E1 इक्वल टू KL1, K है उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अब की K2 को भी हम क्लोज कर देंगे।
कंपैरिजन में हमने एक टाइम में एक की लगाई थी, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में हम एक बार एक की, दूसरी बार में पहली की को निकालेंगे नहीं, उसको भी जोड़े रखेंगे और दूसरी को भी जोड़ देंगे। दोनों की इस टाइम क्लोज हैं, यानी दोनों तरफ से सर्किट कनेक्ट है, और इसे कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बोथ कीज K1 and K2 are closed and a resistance R is connected through resistance box। K2 K2 भी जोड़ेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस भी सर्किट में डाल देंगे। इफ़ L2 इज द बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ से मतलब जब जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए वो लेंथ। मान लीजिए अब जो कि जो है यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन दे रही है, ये लेंथ होगी अपनी L2। ध्यान रहे कि जब रेजिस्टेंस बॉक्स हम कनेक्ट कर देंगे, कोई रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम लेंथ पे आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ सेल का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ इस रेजिस्टेंस में हो चुका है, अब उसके ईएमएफ से कम पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस वायर पे मिलने वाला है। तो बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो देन पोटेंशियल डिफरेंस, अब सेल से करंट ली जा रही है, तो जब सेल से करंट ली जा रही होती है तो सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ से कम होता है, तो वो अब हम कहेंगे उसे पोटेंशियल डिफरेंस, और वो आया है L2 लेंथ पे। तो V की वैल्यू हो जानी चाहिए K इंटू L2। E भी हमें पता है, V भी हमें पता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई? एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि टोटल करंट किसी सर्किट में होती थी किसी सेल के द्वारा I इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, ये पढ़ रखा है हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो E इक्वल टू क्या, IR प्लस IR। ये पोटेंशियल ड्रॉप तो सेल के अंदर हुआ, ये पोटेंशियल ड्रॉप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हुआ जिसको हम V बोलते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो गया, V प्लस IR। V को अगर इधर ले आता हूँ तो E माइनस V इक्वल टू IR, सॉरी ये स्मॉल r है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस V अपॉन I। अब यहाँ पे E और V तो मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन I की वैल्यू तो नहीं पता। अब I की वैल्यू इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो करंट यहाँ पे इस सर्किट में फ़्लो हो रही थी, इसमें मान लीजिए I करंट फ़्लो हो रही थी, तो इस रेजिस्टेंस में जो V इक्वल टू IR आया था, I की वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। ये वैल्यू अगर यहाँ रख देता हूँ तो R इक्वल टू क्या आ गई, E माइनस V अपॉन I की वैल्यू V अपॉन R। R थर्ड प्लेस पे है तो ऊपर ले जाइए, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे रह गया V, और V को अलग अलग के नीचे लिखें तो ये बन जाएगा फॉर्मूला E अपॉन V माइनस 1। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जिसमें हम ये E और V की वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। तो अब मैं डायग्राम हटा देता हूँ एक बार। तो बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का फॉर्मूला इस हिसाब से मेरा होना चाहिए, R इंटू E अपॉन V की जगह E1 अपॉन V कर दूँ
क्योंकि अपनी सेल का ई की जगह मैंने E1 ले रखा है, और E1 और V की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू KL1 अपॉन KL2 माइनस 1, K से K कैंसिल करिए। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दी गई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैपिटल R तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था, उसकी वैल्यू वहाँ से पता है। L1 L2 हमने पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पढ़ ली है जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन पे, केवल लेंथ पढ़नी है, सेल के EMF या पोटेंशियल डिफरेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इनकी वैल्यू लेंथ की टर्म में आई और सीधा हमने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया। अगला एक पॉइंट ले लेते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है। वैसे तो आप जानते हैं कि सेंसिटिविटी का मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकता है। जितना कोई इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी मेजरमेंट क्लियरली कर सकता हो वो उतना ही सेंसिटिव माना जाता है। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर के केस में कोई पोटेंशियोमीटर जितनी छोटी से छोटी वैल्यू को क्लियरली मेजर कर देगा वो पोटेंशियोमीटर उतना ही सेंसिटिव माना जाएगा। अब ये सेंसिटिविटी कैसे हम इसको स्टडी करें, तो देखते हैं एक बार इसको। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। जितनी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम आएगा उतनी ही छोटी वैल्यू वो पोटेंशियोमीटर मेजर कर पाएगा। यानी स्मॉलर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी। जितनी छोटी वैल्यू नाप सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो स्मॉलर द वैल्यू ग्रेटर द सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। Smaller is the potential gradient, greater is the sensitivity। बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ। अगर पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप L हो, वायर की लेंथ पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V हो और वायर की लेंथ टोटल L हो, तो V अपॉन L हुई पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या लिखा है कि स्मॉलर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी छोटी हो जाएगी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कैसे हो सकती है, स्मॉलर वैल्यू कैसे हो सकती है, या तो हम L की वैल्यू बढ़ा दें, जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा डिवाइड करके वैल्यू उतनी छोटी आएगी, या फिर V की वैल्यू कम कर दें। तो इस तरह से दो स्टेप हमारे पास हैं, दो तरह से हम किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा सकते हैं। एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो दो तरह से होंगे, या तो पोटेंशियल डिफरेंस घटा के या फिर लेंथ बढ़ा के। अब एक बार मैं डायग्राम से समझने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए मेरा पोटेंशियोमीटर है और यहाँ से मैं प्राइमरी सेल इसमें कनेक्ट करके, सेल का बैटरी कह देता हूँ, और इसमें करंट I फ्लो कराई। ये करंट I फ्लो कर रही है इस तरह से। A से B तक की जो लेंथ है वो मेरी पोटेंशियोमीटर की लेंथ है, और A और B के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेरा V है। तो यहाँ पे K की वैल्यू अपनी आई थी V अपॉन L। अब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूँ, यानी वायर 4 मीटर की बजाय 5 मीटर का ले लिया जाए, 6
6 मीटर का ले लिया जाए, तो जितनी वायर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, डिवाइड करके वैल्यू छोटी आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटी होगी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। यानी टू इंक्रीज सेंसिटिविटी नंबर 1, लेंथ must be increased। एक तो सेंसिटिविटी हम बढ़ा सकते हैं लेंथ बढ़ाने से, यानी लेंथ बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। और दूसरा हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी डिक्रीज्ड। To increase sensitivity, length must be increased and potential drop must be decreased। तो इस तरह से हम दो तरह से हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, या कह दीजिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि छोटी से छोटी वैल्यू के लिए भी हम ज़्यादा लेंथ से क्लियरली मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए हमने ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था या इसमें लगाया था, मान लीजिए 20 वोल्ट लगाया था, और स्टार्टिंग में हमने मान लीजिए 4 मीटर लेंथ ली, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई 20/4 मीटर के 400 सेंटीमीटर कर लूँ, ये ठीक रहेगा। 1/20 यानी 0.05, इतने क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में अगर डिफरेंस लेता हूँ तो मेरा 0.05 वोल्ट चेंज हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर लेता हूँ तो 0.1 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर लेता हूँ तो 0.15, यानी हर सेंटीमीटर में मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ 0.05 वोल्ट का। अगर मैं लेंथ बढ़ा के और 10 मीटर कर देता हूँ, 4 मीटर की बजाय 10 मीटर अगर लेंथ कर देता हूँ, ये वायर मेरे मान लीजिए 10 हो जाते हैं, तो 10 मीटर का मतलब होता है अब मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और 10 वायर हो गए तो 1000 सेंटीमीटर हो गया, 10 मीटर के 1000 सेंटीमीटर बैठेंगे। तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरी क्या आ गई, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए, जब लेंथ 400 सेंटीमीटर थी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट थी 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में हम केवल 0.05 वोल्ट मेजर कर सकते थे। लेकिन जैसे ही लेंथ बढ़ाई, अब 0.05 नहीं, उससे भी कम 0.02 वोल्ट नाप सकते हैं 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे। और जितनी कम वैल्यू हम नाप सकते हैं उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी हमारी मानी जाती है। तो लेंथ इंक्रीज करके हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा आया पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि K=V/L में V को कम करके भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट घटा सकते हैं, यानी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो V कैसे कम हो सकता है कि अगर हम ये करंट कम कर दें, तो जब करंट कम हो जाएगी तो A से B का जो बीच का वायर का रेजिस्टेंस है, उस I और उस रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई I/R, ये A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये कम हो जाएगा। तो करंट कम कैसे होगी, अगर हम ये रेजिस्टेंस बढ़ा दें, इस सेल से जो करंट आ रही है उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, तो V की वैल्यू हम कम कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा के। तो पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी डिक्रीज्ड, दैट इज, इसी लाइन में मैं आगे बढ़ा देता हूँ, दैट इज बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारा प्रैक्टिकल भी है और एग्ज़ाम में वाइवा में खूब पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दो हमारे आंसर होंगे, या तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हम बढ़ा दें या फिर इसमें करंट कम कर दें। करंट कम करने का हमारे पास तरीका है, ये रेजिस्टेंस हम बढ़ा दें। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम
बढ़ा सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आज यहीं वाइंड अप करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।